नमस्कार। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों के रूप में ये बताया था कि इतिहास जानने में हमारा वैदिक साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कि हम धार्मिक साहित्य कह सकते हैं। और धार्मिक साहित्य के साथ साथ वैदिक साहित्य के साथ साथ जैन और बौद्ध साहित्य भी हमारे इतिहास लेखन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद मैंने आपको लौकिक साहित्य के बारे में बताया था, यानी कि जैन बौद्ध और वैदिक साहित्य के अतिरिक्त जो ग्रंथ हमें इतिहास की जानकारी देते हैं उनके बारे में मैं आपको बहुत विस्तृत जानकारी दे चुका हूँ। आइए आज हम इस वीडियो में उन विदेशी लेखकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो विदेशी लेखक भारत के बारे में कुछ न कुछ लिखते हैं। ये विदेशी लेखक वो लेखक थे जो कि देश के बाहर रहकर या देश के अंदर आ गए, जिन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर या सुनी सुनाई बातों के आधार पर भारत के बारे में कुछ न कुछ जिक्र किया है। इनकी जानकारियाँ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परंतु जब हम विदेशी लेखकों के इतिहास लेखन को देखते हैं तो हम उनके इतिहास लेखन को हूबहू स्वीकार भी नहीं कर सकते। बड़े सावधानी से उसमें लिखी हुई बातों का हमको अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि विदेशी लेखकों के अध्ययन को करते समय हमको उनकी कठिनाइयों के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में जरूर समझना होगा। क्योंकि इन विदेशी लेखकों के सामने सबसे बड़ी मजबूरी एक भाषा संबंधी थी। वो भारतीय भाषाओं से परिचित नहीं थे। वो चीन से आए थे, वो अरब से आए थे या और किसी देश से आए थे, यूनान से आए थे। तो इन इतिहासकारों के लिए भारतीय भाषा और संस्कृति को समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ की कल्चर से वो परिचित नहीं थे, यहाँ की भाषा से परिचित नहीं थे। तो जैसा उन्होंने देख के समझा उसको उन्होंने अपनी कल्पना के आधार पर उन्होंने अपनी किताबों में लिख दिया, परंतु उनकी जानकारी को हम हूबहू स्वीकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी, इन विदेशी लेखकों के सामने ये कठिनाई भी आती है कि कभी कभी ये विदेशी लेखक जातीय अहंकार से ग्रस्त हैं। हम श्रेष्ठ हैं, हम विजेता हैं, हमने इनको जीत लिया है, तो इस तरह का भाव इनके दिमाग में हमेशा रहता था। तो जब भी ये भारतीय इतिहास लिखने की बात करते हैं तो अपने को महिमान्वित करने की बात करते हैं, अपने को महिमान्वित करते हैं, परंतु भारतीय प्रशासन को, भारतीय जनजीवन को ये थोड़ा सा नीचा करके देखने की कोशिश करते हैं। तो इनकी पुस्तकों में कभी कभी हमको जातीय अहंकार दिखाई देता है। विजेता द्वारा आक्रांताओं का जो एक क्रूर है उसको वो भी हमको इनकी किताबों में देखने को मिलता है। फिर एक और कि इनको भारत के बारे में पर्याप्त जानकारी भी नहीं थी, यहाँ की परंपराओं के बारे में, यहाँ की रीति रिवाजों के बारे में इनको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए इनकी लिखी हुई बातों को हम ज़्यादा सही नहीं मान सकते। हम वही बातें इनसे ले सकते हैं जो कि हमारी काम की है। तो विदेशी लेखकों से जब हम इतिहास लिखते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखें कि विदेशी लेखक क्या वास्तव में वो बात सही कह रहे हैं या वो बात गलत कह रहे हैं। तो ये विदेशी लेखक मैंने आपको बताया कौन थे, जो या तो भारत में नहीं आए थे, तो उन्होंने भारत में बिना आए भारत के बारे में जैसा उन्होंने सुन रखा था, जैसा उन्होंने जान रखा था या किसी ने उनको बताया होगा भारत के बारे में, उन्होंने भारत का प्रसंगवाद उल्लेख कर दिया है। तो ऐसे लेखक भी भारत के बारे में खूब जानकारी हमको देते हैं। फिर कुछ लेखक भारत में आए थे, भारत में आके उन्होंने जैसा देखा, समझा, सुना, वैसा उन्होंने अपनी किताबों में लिख दिया। परंतु वही बात आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं दोहराता हूँ कि इन लेखकों के विवरण को हम हूबहू इतिहास नहीं मान सकते, हूबहू सच नहीं मान सकते। हमको अपने बुद्धि विवेक से इनकी बातों को समराइज करना पड़ेगा, अपने अनुसार अपने भारतीय इतिहास की सच्चाई को देखते हुए इनकी बातों में से इतिहास को ढूंढना पड़ेगा, तभी हम वास्तविक इतिहास लेखन कर पाएंगे। अब आइए, अब ये जो विदेशी लेखक थे वो कौन कौन से थे, उनके क्या प्रकार थे। हम अगर विदेशी लेखकों की बात करें तो विदेशी लेखकों में हमारे सामने यूनानी लेखक आते हैं, चीनी लेखक आते हैं और अरबी लेखक आते हैं। ये यूनान से और रोम से हमारे पास खूब लेखक आए हैं। चीनी लेखक पर्याप्त मात्रा में भारत में आए हैं और उसके बाद सबसे बाद में अरबी लेखक आए हैं जो कि भारत के बारे में हमको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। और यूनानी लेखकों की बात करूँ तो यूनानी लेखकों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। यूनानी लेखकों को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला वो जो सिकंदर से पहले भारत में आए थे, यानी सिकंदर के आगमन से पहले भी ऐसे बहुत से इतिहासकार हैं, ऐसे बहुत से लेखक हैं जो कि भारत के बारे में लिखते हैं। इनमें से बहुत से लेखक ऐसे हैं जो भारत में नहीं आए थे, परंतु उन्होंने भारत
उल्लेख जरूर किया है। दूसरा, जो सिकंदर के समकालीन में सिकंदर के साथ भारत आए थे, ऐसे लेखक भी हमको पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। और उसके बाद सिकंदर की मृत्यु के बाद ऐसे बहुत से इतिहासकार हैं जो भारत में आए थे या फिर भारत के बारे में उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर, अपने पूर्वजों के अनुभवों के आधार पर लिखा था। तो ये इस तरह के इतिहासकार भारत के समकालीन भारत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको दे देते हैं। तो अगर हम यूनानी लेखक भारत के बारे में क्या कहते हैं, यूनानी लेखक भारत के बारे में क्या जानकारी देते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले सिकंदर पूर्व के लेखक की हम बात करेंगे। और सिकंदर पूर्व के लेखकों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो लेखक आता है स्काईलैक्स आता है। क्या नाम है इसका? स्काईलैक्स के सबसे पहला विवरण हमको भारत के बारे में स्काईलैक्स का मिलता है। और इसके बारे में कहा जाता है ये पहला यूनानी था जिसने भारत के ऊपर पुस्तक लिखी, यानी कि स्काईलैक्स पहला लेखक है। ध्यान से सुनिए, स्काईलैक्स पहला लेखक है जो कि भारत के बारे में जानकारी देता है। और उसे ईरान के द्वारा समुद्र मार्ग से 509 बीसी में ईरान के शासक के द्वारा भारत में ये भेजा गया था। समुद्री सिंधु नदी समुद्र में कहाँ गिरती है, सिंधु नदी का रास्ता ढूंढने के लिए कि सिंधु नदी आखिर जाती कहाँ है, सिंधु नदी आखिर गिरती कहाँ है, इस उद्देश्य के लिए स्काईलैक्स को भारत में भेजा गया था। तो उसने भारत यात्रा के दौरान भारत को जैसा समझा था, जैसा सुना था, उसने भारत के बारे में लिखा था। स्काईलैक्स ने अपनी यात्रा में अनुमान के निचली काबुल घाटी, कश्मीर के कुछ हिस्सों और सिंध देश के बहुत से भागों के बारे में जहाँ से होकर वो गुजरा था, जहाँ से उसका रूप था, सिंधु नदी की खोज में, सिंधु नदी कहाँ गिरती है उसकी खोज में जहाँ हो गया था, उसके बारे में उसने अपनी किताब में लिखा है। स्काईलैक्स ने भारतीयों के बारे में बहुत सी विचित्र बातें कही हैं जो हम सच नहीं मान सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि विदेशी लेखक जो भारत में के बारे में लिख रहे हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या भाषा की, भारतीय भाषाएं नहीं जानते, भारतीय परंपरा नहीं जानते। तो भारतीयों के बारे में उन्होंने बहुत सी विचित्र बातें लिखी हैं। स्काईलैक्स भी भारत के बारे में बहुत सी विचित्र बातें लिखता है जिसके बारे में हम उनकी जानकारी को सही नहीं मान सकते। दूसरा महत्वपूर्ण लेखक है हेरोडोटस। इतिहास का जनक माना जाता है, इतिहास का पिता माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण लेखक है जो कि भारत के बारे में हमको कुछ जानकारी देता है। 549 से 486 बीसी के आसपास का कार्यकाल है। हेरोडोटस का जो कार्यकाल है 549 बीसी से 486 बीसी तक है इसका कार्यकाल। ये पुरातत्वविद था, ये भूगोलविद था और इसका ग्रंथ है ज्योग्राफी। हेरोडोटस का जो ग्रंथ है ज्योग्राफी या हिंदी में कहूँ भूगोल, उसने इस ग्रंथ में भारत के बारे में और कुछ भारतीय नामों के बारे में लिखा है। और हेरोडोटस पहला व्यक्ति है जो कि इस बात की जानकारी देता है सिंधु नदी के बाद रेगिस्तान है। यानी कि हेरोडोटस जो भारत के बारे में लिखता है उसमें इस बात की जानकारी कुछ भारतीय नामों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इस बात में जानकारी प्राप्त होती है कि वो उस बात की सूचना देता है हमें कि सिंधु नदी के बाद रेगिस्तान है। तो ये इस तरह ये दूसरा महत्वपूर्ण यूनानी लेखक है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण लेखक आया था वो टीशियस था और ये टीशियस भी भारत के बारे में काफी कुछ हमें जानकारी देता है। और टीशियस हमको उस समय के बारे में, उस समय के भारतीय नामों के बारे में हमको जानकारी देता है। ये टीशियस कौन था? ये ईरान के दरबार में एक चिकित्सक था, एक डॉक्टर था। उसने ईरानी दरबार में आने वाले दूतों और कर्मचारियों से भारत के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। यानी कि टीशियस ईरान के दरबार में, आज के दरबार में चिकित्सक था, पेशे से इसका वो डॉक्टर था। तो ईरान के दरबार में जो भारतीय पहुंचते थे, जो भारतीय ईरान के दरबार में जाते थे, जो फारस के दरबार में जाते थे, वो उन भारतीयों से भारत के बारे में जैसा वो सुनता था, जैसा वो जानता था, वो पूछता था भारत के बारे में और उससे वो इतिहास लिखने का काम करता था। तो टीशियस ने भारत के बारे में एक जानकारी के आधार पर, सुनी बातों के आधार पर बहुत कुछ लिखा है। इसकी जो किताब है हमको आज प्राप्त नहीं होती। बाद के लेखकों द्वारा उल्लेखित भारत के बारे में उसके अधिकांश कथनों को झूठा कहा जाता है, यानी कि क्योंकि वो सुनी बातों की जानकारी हमको देता है वो, इसलिए उसकी जानकारी को हम कोई प्रमाणित जानकारी नहीं दे सकते, परंतु फिर भी ईरान और भारतीय रिश्तों के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमको मिलती है। यानी कि ईसा पूर्व भी भारत के ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध थे और भारतीयों का आना जाना
कि समकालीन जो लेखक थे, सिकंदर अपने साथ बहुत से विद्वानों को भी लेके आया था। अपनी सेना के साथ सिर्फ सैनिक नहीं थे उसके साथ बहुत से विद्वान भी थे। सिकंदर क्योंकि शिक्षित था, इसलिए जहाँ जहाँ वो आक्रमण करता था उस देश के इतिहास के बारे में वो जरूर जानना चाहता था, तो अपने साथ वो विद्वानों को लेके जाता था। तो उसके बाद कुछ विद्वान भी भारत में आए थे, जिन्होंने भारत के बारे में कुछ देखा, कुछ समझा, कुछ लिखा। उसमें नियाकस है, ओनिसिक्रेटस है और एरिस्टोबुलस है। कौन कौन से नाम है जो सिकंदर के साथ आए थे? नियाकस है, फिर दूसरा है ओनिसिक्रेटस और उसके बाद है एरिस्टोबुलस। ये सिकंदर के साथ भारत में आए थे और इनका जो इन तीनों की मूल रचना इनको प्राप्त नहीं होती, लेकिन बाद के जो लेखक हैं वो इन नियाकस, ओनिसिक्रेटस और एरिस्टोबुलस का उल्लेख जरूर करते हैं। नियाकस क्या लिखा था आपके बारे में? ये नियाकस ने अपने फारस की खाड़ी की यात्रा वर्णन के बारे में भारत में अनेक सूचनाएं दी हैं। यानी कि फारस की खाड़ी की जो उसने यात्रा की थी उसमें उसने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और ओनिसिक्रेटस जो है वो नियाकस के जहाज की बेड़े का मुख्य पोतनायक था, यानी कि वो जहाज का कैप्टन था। उसने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। ओनिसिक्रेटस जो है वो सिकंदर की जीवनी लिख रहा है और वो निकटता है उसका जल सेनापति है, उसके जहाज का कैप्टन है। तो सिकंदर की जीवनी लिखते लिखते उसके आक्रमण के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में हमको कुछ सूचना देता है। नियाकस के बाद ओनिसिक्रेटस के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसी तरह जो एरिस्टोबुलस है, एरिस्टोबुलस भी सिकंदर के युद्धों का इतिहास हमको बताता है। भारत में रह के जो युद्ध सिकंदर लड़े थे उनके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी हमको एरिस्टोबुलस के बारे में मिलती है, ऐसी मिलती है। यानी जो एरिस्टोबुलस है वो भारत में सिकंदर के युद्धों के बारे में हमको जानकारी देता है। इसके बाद सिकंदर के आक्रमण के बाद भी यूनानी भारत में आते रहे, यूनानी में आना जाना भारत में लगा था और ये यूनानी बहुत बड़ी संख्या में भारत में आए हैं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इसकी जो किताब है जो पुस्तक है इंडिका, उसमें समकालीन भारत के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में, उनके जीवन के बारे में, वहाँ तत्कालीन शासन के बारे में, तत्कालीन भारत के बारे में बहुत कुछ मेगास्थनीज ने हमें सूचना दी है। तो मेगास्थनीज की जो इंडिका है तत्कालीन भारत को जानने और समझने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर सिकंदर कालीन भारत का अध्ययन करना है तो ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है मेगास्थनीज की इंडिका। और हालांकि ये इंडिका अब उपलब्ध नहीं है, परंतु बाद के लेखकों ने इस इंडिका का उल्लेख जरूर किया है और उसी जो बाद में उल्लेख हुआ है उसके साथ ही हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय का भारत कैसा था। मेगास्थनीज के बाद के जो दो लेखक हैं डायोनिसियस और डायोनिसियस, ये क्या है? ये मौर्य राज्यसभा में रहे थे। मौर्य राज्यसभा में रहते हुए उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारी दी है। सिकंदर के बाद के लेखकों में मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये जो मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, परंतु डायोनिसियस और डायोनिसियस है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद संभवतः शायद बिंदुसार के शासनकाल में भारत में आए होंगे। निश्चित इनकी जो समय है हमको हमारा जानकारी नहीं, परंतु इन दोनों ने मेगास्थनीज के बाद के भारत के बारे में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद के भारत के बारे में डायोनिसियस और डायोनिसियस ने बहुत कुछ लिखा है। तो ये तीनों लेखक बहुत महत्वपूर्ण है जो कि तत्कालीन मौर्य साम्राज्य के बारे में हमको जानकारी देते हैं। और इसके बाद इन दोनों ये जो तीनों थे ये तो राजदूत हैं जो दरबार में रहते थे और भारत के बारे में इन्होंने सूचना दी है। और सिकंदर के बाद जो लेखक आए थे उसमें जैसे आप देख रहे हैं पेट्रोक्लस है, स्ट्रैबो है, प्लिनी है, प्लूटार्क है, एरियन है, जस्टिस है और टॉलमी है। ये बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं जो कि भारत के बारे में जानकारी देते हैं। पेट्रोक्लस जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था, ये सैल्यूकस था, नौसेना अध्यक्ष था। उसने सिंधु नदी के सर्वेक्षण पर आधारित पूर्वी देशों के बारे में एक भूगोल का ग्रंथ लिखा था जो अब उपलब्ध नहीं है। यानी कि पेट्रोक्लस का जो ग्रंथ है ये अब हमें उपलब्ध नहीं होता और ये जो ग्रंथ है वो इसका जो लेखक है वो सैल्यूकस का नौसेना अध्यक्ष था। और इसके बाद अगर हम स्ट्रैबो की बात करें, स्ट्रैबो और एरिस्टोस्टेनीज जो है
ये सिकंदरिया का जो विशाल पुस्तकालय था उसके पुस्तकालय में थे और उन्होंने कुछ भारत के बारे में जानकारी दी है। इसके बारे में स्ट्रोबो के बारे में आपको बता दूं कि इसका जो ग्रंथ है इसका नाम भी भूगोल था और इस प्राचीन युग में का ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है और इस ग्रंथ से भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसके बाद जो प्लिनी है वो उसने नेचुरल हिस्ट्री लिखी है, यानी कि प्लिनी एक ऐसा लेखक है जो कि प्राकृतिक इतिहास के बारे में जानकारी देता है। प्लिनी एक ऐसा लेखक है जो नेचुरल हिस्ट्री के बारे में लिख रहा है और भारत के बारे में काफी महत्वपूर्ण समकालीन पेड़ पौधे वनस्पति नेचर के बारे में प्रकृति के बारे में हमको प्लिनी बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हमको दे देता है। तो प्लिनी का लेखन भी तत्कालीन भारत को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी तरह इसने मानव शास्त्र, भूगोल, जीव विज्ञान आदि विषयों के बारे में खूब विस्तार से लिखा है और भारत को इटली के संबंधों के बारे में भी प्लिनी ने खूब लिखा है। यानी कि अगर हम कहते हैं प्लिनी का इतिहास में योगदान तो तत्कालीन भारत के बारे में, भारत की प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में बहुत कुछ इससे हमको जानकारी प्राप्त होती है। तत्कालीन भारत को समझने में प्लिनी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में हमारे साथ प्लिनी का ग्रंथ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हम उसको मान सकते हैं। इसके बाद अगर हम और लेखकों की बात करें, अगला लेखक जो लिखा हुआ है वो है प्लूटार्क। ये 46 पूर्व का है और इसने अपनी इसकी पुस्तक का नाम है लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर। लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर हिंदी अनुवाद करेंगे तो यह है सिकंदर की जीवनी। इसमें नंदवंश और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कई प्रसंगों का उल्लेख मिलता है। यानी कि एरियन ऐसे लेखक हैं जो लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर लिखते हैं। लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर किताब का नाम है और ये तत्कालीन नंद और मौर्य के चित्रों के बारे में हमको जानकारी देते हैं। इस तरह ये किताब भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर हम बात करें, मैंने आपको एरियन के बारे में बता दिया था, जस्टिन के बारे में, उसके बाद टालमी की बात करूँ मैं तो टालमी का जो पुस्तक है उसका नाम है भूगोल। ये भारत के भूगोल के बारे में टालमी की किताब बहुत महत्वपूर्ण है। टालमी ने भारत के बहुत से नगरों का और स्थलों का उल्लेख किया है और टालमी एक भारत का नक्शा भी बताते हैं। तत्कालीन जो अविभाजित भारत था उसकी किताब में हमें भारत का नक्शा भी प्राप्त होता है। तो तत्कालीन भारत को जानने और समझने में ये जो लेखक टालमी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यूनानी लेखकों में सिकंदर पूर्व के लेखक, सिकंदर की समकालीन यानी सिकंदर के साथ जो आए थे लेखक और सिकंदर के बाद के लेखक, यानी बहुत लंबी समय तक भारत और यूनान का संबंध रहा था और ये लेखक भारत में आते रहे थे। तो ये यूनानी लेखक हैं जिनसे कि हम भारत के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जहाँ लेखन में ये किताबें काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आइए हम चीनी लेखक की बात करें। चीनी लेखक अधिकांशतः बौद्ध लेखक हैं और उनके भारत आने का उद्देश्य, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश था चीन, इसलिए बहुत से यात्री चीन से भारत में आते रहे थे। परंतु जो चीनी यात्री आए हैं उनका उद्देश्य राजनीतिक से ज्यादा हमको धार्मिक ज्यादा प्रतीत होता है। ये भारत की महात्मा बुद्ध की धर्मस्थली थी, कर्मस्थली थी, तो बौद्ध जो ग्रंथ थे या बौद्ध शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए बहुत लंबे समय तक हमारे पास ये चीनी यात्री हमारे पास आते रहे थे। यानी कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए ये चीनी यात्री भारत में आते थे। तो एक लंबी फेहरिस्त चीनी लेखकों की, चीनी यात्रियों की हमारे पास मौजूद है। ये इन चीनी यात्रियों में अगर हम बात करूं तो उसका नाम आपने सुन रखा होगा, उसका नहीं सुना होगा। उसमें सुमाशीन है, फाइयान है, सुंगयुंग है, हेनसांग है, हुईली है, इसिंग है, माकालिन है, चाओ झुकुआ। ये सारे यात्री हैं जो कि या बौद्ध चिंतक हैं जिन्होंने कि भारत के बारे में जानकारी लिखी है। सुमाशीन, फाइयान, सुंगयुंग, हेनसांग, हुईली, इसिंग, माकालिन, चाओ झुकुआ, ये ऐसे लेखक हैं जो कि भारत के बारे में कुछ न कुछ हमको जानकारी दे रहे हैं और तत्कालीन चीनी साहित्य के बारे में हमको बहुत कुछ जानकारी हमको मिलती है। आज जानना चाहेंगे कि सुमाशीन कौन था। ये सुमाशीन को चीनी इतिहास का जन्मदाता मानते हैं। चीनी सुमाशीन को अपने इतिहास का ही जन्मदाता माना जाता है। तो ये मैं इससे पहले बताया था कि जो हेरोडोटस है वो यूनानी लेखक है और वो उसको इतिहास का जनता माना जाता है, पिता माना जाता है। उसी तरह चीन के अंदर सुमाशीन जो है वो इतिहास का जन्मदाता चीनी लोग उनको मानते हैं।
उसने क्या है कि पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में अपना जो ग्रंथ लिखा था उसमें भारत के बारे में काफी जानकारी दी थी। तो अब बात सुनिए, समाजीन को चीनी लोग अपने इतिहास का पिता मानते हैं। हेरोडोटस को जैसे इतिहास का पिता माना जाता है, वैसे चीनी साहित्य में समाजीन को इतिहास का जनक माना जाता है, इतिहास का पिता माना जाता है। और ये समग्र भारत नहीं आया था, परंतु उसने भारत के बारे में जो भी उसने अपनी किताबें लिखी होंगी उन किताबों में भारत के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी। तो पहले या चीन के माध्यम से भारत को जो जानकारी मिलती है वो समाजीन के माध्यम से उनको प्राप्त होती है। तो समाजीन भारत के बारे में सबसे पहले उल्लेख करने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद फाहियन, आप सब जानते हैं, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इस समय भारत आया था। लगभग 15 साल भारत में ये फाहियन रहा था। और उसके आने का उद्देश्य था भारत में बौद्ध पांडुलिपियों का संग्रह और बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्राएं। यानी कि गुप्त काल के अंदर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ये भारत आया था। ये समय रहा होगा करीबन 309 से 414 ईस्वी तक। ये 15 वर्ष तक भारत में रहा था। फाहियन करीबन 15 वर्ष भारत में रहा है, गुप्त पीरियड के अंदर भारत आया है। और उसके आने का उद्देश्य क्या था? पांडुलिपियों का संग्रह, संरक्षण और भारत में जो बौद्ध से संबंधित स्थान है उनका अध्ययन करना, उनकी तीर्थ यात्रा करना। तो जो फाहियन है वो महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई तीर्थ यात्रा, जो तीर्थ स्थल है उनकी यात्रा कर रहा है। और जो पांडुलिपियां हैं, बौद्ध जो ग्रंथ हैं, उनका वो संग्रह कर रहा है। तो तत्कालीन भारत के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको फाहियन के माध्यम से, जो उसकी किताब है उसके माध्यम से हमको मिल जाती है। तो ये फाहियन तत्कालीन भारत को समझने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसने अपना अधिकांश समय फाहियन ने बौद्ध विहारों में, बौद्ध शिक्षा केंद्रों में बिताया था। तत्कालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन को जानने और समझने के लिए ये फाहियन का जो की जानकारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसने ये जो गुप्त शासन है, प्रशासन है, उसके बारे में हमको काफ़ी जानकारी दी है। पाटलिपुत्र के अंदर ये 3 साल तक रहा था और उसने पाटलिपुत्र के बारे में हमको काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं। परंतु इसने किसी भी सम्राट का उल्लेख नहीं किया है। फाहियन प्रसंगवश भारत के कई शहरों और गाँवों का उल्लेख करता है, परंतु किसी भी सम्राट के नाम का उल्लेख वो नहीं करता। सुंगयुंग भी शायद आपने नाम नहीं सुना होगा। ये 518 ईस्वी में भारत आया था। सुंगयुंग 518 ईस्वी में भारत आया था और ये 3 साल भारत रहा था। सुंगयुंग 518 ईस्वी में भारत आया था और 3 साल भारत में रहा था। कहते हैं कि लगभग 170 बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां इसने इकट्ठी की थी। सुंगयुंग ने 170 बौद्ध ग्रंथ इकट्ठे किए थे और शायद ये अपने साथ भी ले गया होगा। और इसने भी भारत के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना दी है। अब आइए, इंसान हर्षवर्धन के समय ये भारत में आया था और लगभग 16 साल भारत में रहा था। इसने बौद्ध जो मठ हैं, तीर्थ हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनकी यात्रा की थी। कन्नौज और नालंदा के बारे में इसने बहुत कुछ लिखा है। हिंदुस्तान का यात्रा वृत्तांत भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में बहुत कुछ हमको सूचना देता है। तो हिंदुस्तान के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और हर्षवर्धन के शासनकाल में इसने करीब 16 साल भारत में रहा था। और इस 16 साल एक बहुत लंबी अवधि होती है किसी व्यक्ति के लिए। इस 16 साल में इसने भारत के बारे में तत्कालीन जो पाटलिपुत्र था, जो कन्नौज था, इन जैसे जो हर से जुड़े हुए स्थान थे या बौद्ध धर्म स्थल थे, उनके बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी इंसान के ग्रंथ से हमको मिलती है। तो तत्कालीन अर्थकालीन भारत यानी कि 6वीं शताब्दी का जो भारत है उसके बारे में जानकारी हमको इंसान के ग्रंथ से मिल जाती है। तत्कालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीति के बारे में हमको सूचना मिलती है। हुइली, ये भी आपके लिए एक नया नाम हो सकता है। हुइली इंसान का मित्र था। हुइली कौन था? हिंसान का मित्र था। उसने हिंसान के जीवन पर एक पुस्तक की रचना लिखी थी जिसका नाम है हिंसान की जीवनी। यानी कि हुइली के बारे में आपको बता दो, हुइली हिंसान का मित्र था। हुइली हिंसान का मित्र था और इसने हिंसान की यात्रा विवरण को अपने ग्रंथ में समेटने की कोशिश की है। तो हिंसान की यात्रा विवरण के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हुइली अपने ग्रंथ में बताने की कोशिश करता है। तो तत्कालीन भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हमको हुइली से भी प्राप्त हो जाती है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसकी जीवनी है, इंसान की जीवनी, इसकी पुस्तक का नाम है। और उसके बाद इससे
ये 471 से 695 ईस्वी के दौरान भारत में रहा था। ये 671 से 695 ईस्वी तक भारत में रहा था और इसने 10 साल नालंदा विश्वविद्यालय बताए थे। 10 साल इस सिंह ने नालंदा विश्वविद्यालय में के अंदर बताए थे और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन इसने किया था और उनकी प्रतियां तैयार की थी। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन, उस प्रतियां, और चीन लौटते समय संस्कृत ग्रंथों को वो संस्कृत ग्रंथों की 400 पांडुलिपियां भी ले गया था। इससे नालंदा में रहा था, बहुत से संस्कृत ग्रंथों का उसने ट्रांसलेशन किया था, करीब 400 पांडुलिपियां वो भारत से ले गया था और इसने बौद्ध धर्म के बारे में, तत्कालीन भारत के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमको दी है। उसके बाद मातवा लिन नामक लेखक है जो कि हर्ष के पूरी अभियान के बारे में हमको कुछ जानकारी देता है और मातवा लिन ही पहला व्यक्ति है जो ये बताता है कि हर्ष ने मगध राज्य की उपाधि धारण की थी। उसके बाद आखिरी नाम है चाओ जू कुआ। ये चोल काल के बारे में हमको सूचना देता है। चोल काल के बारे में जो सूचना है चाओ कुआ से हमको मिलती है। तो इस तरह सोमाजी, आर्यन, सुलून, इंसान, हुइली, इसिंग, मातवाली और चाओ जू कुआ ये महत्वपूर्ण चीनी यात्री हैं जो कि भारत के बारे में सूचनाएं दे रहे हैं। उसके बाद चीनी यात्रियों के बाद तिब्बती लेखक भारत में आए हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है तारानाथ। 12वीं शताब्दी के आसपास भारत में आया था और तारानाथ भारत के बारे में काफी कुछ लिखा है। उसकी 2 किताबें हैं, कंजूर और तंजूर। तारानाथ की 2 किताबें हैं, कंजूर और तंजूर। ये पुस्तक है दोनों। इसमें तत्कालीन भारत के बारे में हमको कुछ जानकारी मिलती है। तिब्बती लेखक है, नाम है तारानाथ, 12वीं शताब्दी के आसपास है। किताब इसकी कंजूर और तंजूर नामक 2 किताबें हैं जिसमें कि भारत के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। ये भी तत्कालीन भारत के बारे में हमको बहुत महत्वपूर्ण सूचना देता है। उसके बाद आइए हम अरबी लेखक के बारे में आए। अरबी 8वीं शताब्दी ईस्वी में हमें अरब लेखकों, यात्रियों, व्यापारियों की सूचना प्राप्त होती है। यानी 8वीं शताब्दी के बाद बहुत बड़ी मात्रा में हमको अरब यात्री, व्यापारी हमको भारत में देखने मिलते हैं और 12वीं शताब्दी तक उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ऐसे अरब लेखक जो थे जो कि भारत के बारे में लिखते हैं, उसमें अगर हम बात करूं तो बहुत महत्वपूर्ण लेखक है सुलेमान जो कि 851 ईस्वी में भारत आया था। अल बिसालुद्दीन 9वीं शताब्दी में भारत आया था। इब्न अल फाती 902 ईस्वी का ग्रंथ है जिसमें भारत के बारे में लिखा है। अबू जैद हसन है 916 ईस्वी का है। अल मसूदी है 943 ईस्वी का है। अल बरूनी है जो कि मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था और गजनी के आक्रमण का इसने बहुत रोचक वर्णन किया। रोचक तो मैं नहीं कहूँगा, काफी वो आक्रांता था और भारत के बारे में काफी उसने भयंकर आक्रमण किए थे। परंतु 1030 में उसने भारत के बारे में ये ग्रंथ लिखा था अल बरूनी। उसके बाद हसन निजामी है, इसकी किताब का नाम है ताजुल मासिर। हसन निजामी ताजुल मासिर और इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन के अंतिम समय जो था उसके बारे में, पृथ्वीराज चौहान के जीवन के अंतिम समय के बारे में हसन निजामी ने अपने ग्रंथ ताजुल मासिर में लिखा है। इसके अलावा कुछ और लेखक हैं जो कि भारत के बारे में कुछ सूचना देते हैं। मिनाजुद्दीन की किताब है तबकाते नासरी। तबकाते नासरी का लेखक है मिनहाजुस सिराज। उसके बाद फरिश्ता है, तारीख फरिश्ता नामक उसने किताब लिखी थी। मोहम्मद मूफी है जिसने जमी उल हिकायन नामक किताब लिखी थी। इसमें से जो महत्वपूर्ण लेखक हैं उनके बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ तो ठीक रहेगा। हर एक के बारे में आपको ज़्यादा विस्तृत जानकारी की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी अगर मैं बात करूँ तो अल बरूनी इन लेखकों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। उसकी किताब का नाम है तहकीक-ए-हिंद। हिंदी में उसका नाम होता है भारत की खोज। अल बरूनी की किताब का नाम है तहकीक-ए-हिंद, भारत की खोज। और इसमें भारतीय भूगोल, ज्योतिष, गणित, भौतिक, रसायन, दर्शन, धार्मिक जीवन, रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज यानी कि बहुत सा वर्णन इसने किया है। अल बरूनी भारतीयों की बौद्धिक उपलब्धियों का बहुत प्रशंसक था।
वो खुद भी बहुत अच्छा साहित्यकार था, विज्ञान और ज्योतिष के साथ साथ वो थोड़ी बहुत संस्कृति भी जानता होगा। तो अल-बरूनी जो है वो तत्कालीन भारत के बारे में कहना चाहिए कि 10वीं शताब्दी के बारे में हमको भारत की खोज नामक किताब में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको देता है। अल-बरूनी वो लेखक है जो मोहम्मद गजनवी के साथ रहा है और तत्कालीन जहाँ जहाँ गजनवी गया है वहाँ वहाँ अल-बरूनी संभवतः गया होगा। तो जैसा उसने भारत को देखा था, सिर्फ वो एक दर्शक नहीं था, भारत को उसने समझने की कोशिश की। भारतीय ज्योतिष, गणित, साहित्य और भारतीय और जो विषय थे उनके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी अल-बरूनी की किताब से हमको मिलती है। तत्कालीन 10वीं शताब्दी के भारत की बहुत सी कमियों का ये उल्लेख करता है। हमारी हार, हमारी पराजय के कारणों का बहुत कोई विश्लेषण हमको अल-बरूनी के ग्रंथ से मिल जाता है। हसन निजामी का जो ताजुल मासिर नामक ग्रंथ है, उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज III के जीवन के अंतिम वर्ष जो थे उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो और उसके बाद के जो लेखक हैं, मैंने आपको बताया था मिनहाजुद्दीन का तबक़ात नासिरी है, फरिश्ता का तारीख़ फरिश्ता है, मोहम्मद उफ़ी का जमीउल हिकायत है। अब इन सारे लेखकों के वर्णन कितने निष्पक्ष हैं ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते। मैंने आपको ये जैसे बताया था, जातिगत अहंकार बहुत है, आक्रांताओं के रूप में है, आक्रमणकारियों के रूप में है। भारत पराजित था, भारतीयों को पराजित किया था, इसलिए पराजित जाति के बारे में कोई भी विजेता कोई अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करता। यही बात हमें इन लेखकों के बारे में भी समझनी होगी। भारत के बारे में कई गलत बातों का भी उल्लेख किया है और उन बातों के आधार पर हम भारत की वैसी छवि नहीं बना सकते जैसा कि ये उल्लेख भी करते हैं। परंतु फिर भी तत्कालीन भारत के राजाओं के बारे में, उनकी परंपराओं के बारे में, उनकी युद्ध नीतियों के बारे में, उनमें युद्धों की हार के कारण के बारे में, युद्धों के बाद जो हुआ देश की जनता के साथ उसके बारे में, इनके कुछ प्रशासन के बारे में हमको बहुत कुछ जानकारी अरबी लेखकों से प्राप्त हो जाती है। तो तत्कालीन 7वीं शताब्दी के बाद से लेकर, यानी जब मोहम्मद बिन कासिम का आगमन होगा उसके बाद से लेकर और 12वीं शताब्दी तक के इतिहास को जानने और समझने के लिए ये अरबी लेखक बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको विदेशी जो लेखक हैं और जो यात्री हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी थी। निश्चित रूप से ये लेखक भारत के इतिहास को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु इनकी जो जानकारी है उसको हमको बहुत सावधानी से लेना होगा, क्योंकि इनकी जानकारी को हम हूबहू स्वीकार नहीं कर सकते। धन्यवाद, वीडियो देखते रहिए।